Okay, so we're back again. Give me a second. Let me connect through my laptop and then we shall start. Karan, please make me the presenter. Thank you, Karan. ठीक है. अब स्क्रीन भी विजिबल है, वॉइस भी क्लियर है एंड रिकॉर्डिंग भी है. एवरीवन ओके नाउ विद वॉइस? बीच में चली गई थी. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द मॉडल पार्ट या उसकी वैल्यूएशन बीट विद एनीथिंग, उससे पहले वी नीड टू नो व्हाट आर द स्टेप्स. ओके, लेट few people are some people are yet to join. So we are having 13 attendees here. ठीक है. सो बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी मॉडल मेकिंग, हमारे कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं. द वेरी स्टेप इज डेटा कलेक्शन. ठीक है. डेटा कलेक्शन कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स. सी द वेरी फर्स्ट स्टेप, डेटा कलेक्शन फ्रॉम कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स. आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए या फिर एनीवन गिव्स यू द डेटा. सो इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर. कैसे भी डेटा आए, द मेन थिंग हियर इज डेटा कलेक्शन. Still people are joining. ओके. देन द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन प्रॉब्लम है. सी आपके पास डेटा आ गया है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इट विल बी गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने केएनएन वाला देखा कि गिवन दिस डेटा, गिवन दीज फीचर्स की शुगर लेवल है, एज है, सीरम लेवल है, कुछ भी XYZ इंफॉर्मेशन है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है. तो this was a state problem statement कि given these information figure out whether the person is having diabetes or not. तो ऐसे में क्योंकि वो तो एक सिंपल स्टेटमेंट होगी, काम हमारा है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या ये क्लासिफिकेशन में लाई करेगा, क्या ये सिनेरियो रिग्रेशन में लाई करेगा. So that is what the second step is about, that you need to identify that is it a classification problem or is it a regression problem. Once it is clear, then you are clear कि ठीक है. प्रोसेस सी डेटा क्लीनिंग वाला प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस हर डेटा के लिए सेम होता है. इट्स नॉट कि सेम स्टेप्स, कुछ रिपीटेड चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके से होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं. डेटा क्लीनिंग के बाद ये जो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, इसके बेसिस पे हम अपना जो sklearn वाले एल्गोरिथम्स है वो यूज करेंगे. अगर क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम है तो मैं वही एल्गोरिथम्स यूज करूंगी जो मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है देन आई विल यूज ओनली दोज एल्गोरिथम जो मेरे रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप हमने डेटा कलेक्ट किया. देन सेकेंड स्टेप है कि हमने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया कि करना क्या है. ठीक है. वंस दैट इज डन, नाउ विल लुक इनटू आवर डेटा कि चलो ठीक है, करना क्या है वो भी पता है, डेटा भी आ गया. अब उस डेटा को देखना कि व्हाट इज इनटू दैट डेटा, कौन कौन सी चीजें हैं, कैसी कैसी वैल्यूज है, कितने फीचर्स हैं, कितना लेंथ है डेटा का, कितना आपको डेटा क्लीनिंग के रिक्वायर्ड है, उसमें मिसिंग वैल्यूज कितनी है, आउटलायर्स कितने हैं, डमी वेरिएबल किन किन को बनाना पड़ेगा. ठीक है. मेकिंग मोर डेटा में भी आपको कुछ थर्ड कॉलम डिराइव करना पड़े यूजिंग 2 और मोर कॉलम्स. सो ऐसा कुछ भी फीचर इंजीनियरिंग या फिर क्रिएटिंग डमी वैल्यूज, आउटलायर, मिसिंग वैल्यूज या फिर टाइप कन्वर्जन. जैसे फॉर एग्जांपल हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है लेकिन डेटा में दे रखी है स्ट्रिंग फॉर्म में, तो टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, स्केलिंग करनी पड़ेगी. सो मल्टीपल चीजें होती है. दीज स्टेप्स आर टू बी फॉलोड फॉर डेटा क्लीनिंग. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट स्टेप डेटा कलेक्ट किया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की कि क्या है, क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है. देन उसके बाद हमने डेटा को देखा कि क्या क्या चीजें हमने इसमें इंप्रूव करनी पड़ेगी in order to get to this problem statement. Okay, so once data cleaning is done and majority चीज इसमें आपकी इसी में लगती है, like 60% of your time will be consumed into this one,
and rest will be consumed into finding the optimal parameters for your algorithm कि क्या आपका मॉडल ओवरफिट तो नहीं हुआ, अंडरफिट तो नहीं हुआ, कौन से पैरामीटर अच्छे हैं. What is overfitting, by the way? What is overfitting and underfitting? हाँ जी, what is overfitting? You can just turn on your mic and say. Training is nice, but test data. रजत प्रॉपर टर्म्स यूज नहीं की. ऑल्दो आपको लाइक यू नो द इन्फरेंस की मतलब क्या है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन इज नॉट गिवन. ठीक है सूरज. ठीक है निष्कर्ष. सर अब आपने दोनों जगह टेस्ट डेटा लिखा. टेस्ट डेटा एक्यूरेसी टू बी लो व्हेन टेस्ट डेटा एक्यूरेसी इज हाई. दोनों जगह एक ही चीज लिख दी आपने. हाँ जी. सो ओवरफिटिंग में क्या होता है, योर ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज वेरी हाई कि जो हमने मॉडल में डेटा दिया, जो फीचर्स और उसके रिस्पेक्ट में टारगेट दिया, उस पे द मॉडल वाज ट्रेन वेरी वेल. एंड व्हेन वी ट्राई टू सी कि जब हमने प्रोडिक्शन किया उसी डेटा पे, द मॉडल परफॉर्म्ड वेरी वेल. वेयर एज जब कुछ डिफरेंट वैल्यूज आई, आवर मॉडल फेल्ड. तो दैट इज कॉल्ड एज ओवरफिटिंग. एंड अंडरफिटिंग कब होगा, जब दोनों में लाइक ओवरफिट training data में performance was not given and under like test data में भी under performance was not given. So उसको बोलते हैं underfitting. ठीक है. So underfitting, overfitting आपका डेटा में आपने डेटा कैसे क्लीन किया है, आपने क्या क्या वेरिएबल्स लिए है, उस पर भी डिपेंड करता है, not just only onto your algorithm. ठीक है. Then next step is इन 3 स्टेप में किसी को कोई कंफ्यूजन है what these 3 steps are about? Any confusion into these 3 steps? What is data collection? What is identifying the problem statement? And what do we mean by data cleaning? ठीक है. So once your data is clean, once you have identified your problem statement, then you will have to then जो डेटा वाला पार्ट था वो हो गया खत्म. अब आता है ML वाला पार्ट शुरू, कि हमने प्रिडिक्शन करना है किस डेटा पे, जो भी हमने यहाँ पे क्लीन करके वी केम अप विद न्यू डेटा, इसको यूज करके वी हैव टू मेक प्रिडिक्शंस. ठीक है. सो प्रिडिक्शन करने के लिए एवरी फीचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. जैसे अभी हमने छोटा एग्जांपल लिया था CNN के लिए कि डायबिटीज है या नहीं है. उसके लिए इफ आई से BP is important, your serum levels or other things are important, and where does this person live, yeah, you know, how many members does this have, how many members are in his family. तो वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है. एवरीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें कुछ रेलेवेंट चीजें ही होती है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, बाकी चीजें इम्पैक्ट करती है लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती. जैसे हम बैंक में जाते हैं, यू नो लाइक व्हाट कस्टमर आईडी होगी या व्हाट इज योर फोन नंबर, इट डज नॉट इन्फ्लुएंस की what should be my status for the loan, and my CIBIL score is very important. तो इसको बोलते हैं लाइक फाइंडिंग आउट इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स. वेरिएबल से मेरा मतलब है फीचर्स. सो हर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आप सभी वैल्यूज को, यू कैन नॉट टेक ऑल दीज वैल्यूज एंड फीड इनटू एल्गोरिथम. आपने फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा, अगर मेरे पास 10 फीचर हैं तो 10 में से मैंने 8 लेने हैं, 6 लेने हैं, या पूरे 10 के 10 लेने हैं, सभी इंपॉर्टेंट है. सो दैट थिंग इज important before feeding your data into an algorithm. So इसको बोलते हैं finding important variable or features to be taken into algorithm for prediction. ठीक है. So everything is not considered. ये स्टेप क्लियर है. आपने आर में भी किया होगा दैट आपने हर वैल्यू को, हर फीचर को, या वो डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन आपने हर फीचर को कंसिडर नहीं किया होगा in order for making prediction for the target. So ये वही वाला स्टेप है दैट यू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स. ठीक है. देन आपके पास क्लीन डेटा है, आपने
आपको प्रॉब्लम भी पता है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपने ये भी आइडेंटिफाई किया कि ये चीज प्रिडिक्शन के लिए चाहे क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यू हैव आल्सो आइडेंटिफाइड दैट. नाउ यू जस्ट गो विद एल्गोरिथम्स की अच्छा ऑल दिस इज अ सिनेरियो, अब मुझे कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है. ठीक है, इसके लिए व्हाट आई वुड से इज कि सुपरवाइज है, लाइक यू सुपरवाइज आल्सो आइडेंटिफाई ना कि अगर टारगेट नहीं है, क्लस्टरिंग वाली प्रॉब्लम है, देन इट विल गो टू द अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी. फिर उसमें हम अनसुपरवाइज्ड वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे. अगर टारगेट है यहाँ पे ऑल द क्लासिफिकेशन रिग्रेशन अगर हमें पता चल रहा है तो सुपरवाइज्ड है, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा इट मीन्स इट विल बिलोंग टू अनसुपरवाइज्ड कैटेगरी. ठीक है, सो इफ इट इज सुपरवाइज्ड प्रॉब्लम देन विल गो विद एल्गोरिथम कि कौन कौन से एल्गोरिथम आई हैव. रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो रिग्रेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, क्लासिफिकेशन है तो क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. तो दैट कम्स कि विच एल्गोरिथम यू हैव टू यूज एंड इम्प्लीमेंट. इसमें एक चीज और आई वुड लाइक टू से, see whenever I'm talking of the case when you are done with this course completely, so we never just use one algorithm. For example, आपने 4 algorithm पढ़े हैं, चारों क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, then use all the 4. जैसे फॉर एग्जाम्पल एसवीएम या एक दो एल्गोरिथम है वो बहुत स्लो है तो आप उनको स्किप कर सकते हो, लेकिन बाकी जो एल्गोरिथम है वो इतने स्लो नहीं होते. तो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स. ऐसे नहीं कि मैंने एक ही यूज करना है, वही उसके अलावा मैंने कुछ यूज ही नहीं करना. सो दैट अप्रोच शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ऑलवेज यूज मल्टीपल एल्गोरिथम्स इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शन. ठीक है, बट उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि what specific algo to be used, how to derive that. वो अभी जैसे अभी मैंने आपको KNN बताया, KNN कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, what problem are solved by using KNN? क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन. अब मैंने आपको बोला हुआ है कि आपने डायबिटीज का बताना है कि पर्सन को डायबिटीज है या नहीं है, तो आप KNN यूज कर सकते हो क्योंकि ये उसकी बकेट लिस्ट में है, क्योंकि वो KNN करता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. अगर मैं बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलती हूँ लीनियर रिग्रेशन, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्लासिफिकेशन, लेकिन आई एम आस्किंग यू आप लीनियर रिग्रेशन यूज करो. कैन वी यूज लीनियर रिग्रेशन फॉर क्लासिफिकेशन? नो, नहीं कर सकते ना. तो इसका मतलब यही है कि आइडेंटिफाई विच एल्गो टू यूज. एल्गो मतलब एल्गो टू यूज का मतलब कि बेसिस ऑन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कौन सी कैटेगरी में वो लाई करी, क्लासिफिकेशन वाली बकेट में है या रिग्रेशन वाली बकेट में है, तो उनके लिए कौन कौन से अवेलेबल एल्गोरिथम है, तो उन एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई करना कि चलो रिग्रेशन के मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्लासिफिकेशन के 4 ऑप्शन है, तो मैं उन चारों को यूज करूंगा बिकॉज आई एम हैविंग ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है अंकुर? तो सारे बेसिकली जो एल्गोस है क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल करते हुए वो सारे ही यूज करेंगे हम टू डिराइव द बेस्ट वन. एक बार फिर से बता दो, सॉरी. मतलब लेट्स से कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम आई फिगर्ड आउट की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, हाँ so I जी. will use all the classification algo to derive the best one. यस, हम सभी आइडियली वही मैंने बोला ना, एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कभी यूज नहीं करते बिकॉज मे बी हो सकता है एक KNN मैंने यूज किया, दूसरा मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्या पता मेरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा रिजल्ट दे दे कंपेयर टू माय KNN, और इफ माय अनदर रैंडम फॉरेस्ट might give me best result compared to both logistic and KNN. तो यू नेवर नो कि कौन सा एल्गोरिथम आपकी बेस्ट, आपको उनकी वर्किंग पता होगी, आपको पता होगा कैसे काम करे, लेकिन यू नेवर नो कि कौन सा एल्गोरिथम can give you best result. So it's always an optimal way to use different kind of algorithm in order to solve a particular problem, and then जो उसमें से सबसे अच्छा best perform करता है, we choose that algorithm as a final algorithm to make predictions for the unseen data. Okay, are we going to use this way while solving the problem? This way मतलब मल्टीपल जो क्लासिफिकेशन फॉर इंस्टेंस प्रॉब्लम है तो yes, क्लासिफिकेशन के मल्टीपल इंस्टेंसेस यूज करके एल्गोस यूज करके हम मॉडल बनाएंगे. yes at the end, because अभी eventually जैसे ओके आपको KNN पता है, मैं अभी लॉजिस्टिक बता दूँ आपको समझ नहीं आएगा. सो एट द ओके एंड जब आपकी 2-3 एल्गोरिथम हो गए होंगे, सी मल्टीपल एल्गोरिथम यूज करने में देयर इज जस्ट इंपोर्ट देम एंड अप्लाई.
सो जब आपको 2-3 एल्गोरिथम आ जाएंगे ना, देन विल स्टार्ट यूजिंग, जो भी आपको 2-3 आते हैं, विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। ओके, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? ठीक है, so once we have identified which algorithm to use for that particular problem, no, I don't think so, मैंने आपसे शेयर किया था, because these are the just few steps. Okay, I'll share it over the mail, मैं इसको सेंड कर दूंगी आप सबके साथ, ठीक है? ठीक है, so once we have identified the algorithm की कौन सा algorithm मुझे यूज करना है या कौन से सेट ऑफ algorithm यूज करने हैं, then the next step is we need to import that algorithm from scikit-learn. तो हमारे जितने भी sklearn के इन जितने भी algorithms है, they all belong to the sklearn family या scikit-learn family, one and the same thing, sklearn भी बोल देते हैं और scikit-learn भी बोल देते हैं। ठीक है, so after that this is major important part कि we divide our data, randomly divide our data, so the accurate word will be randomly, random division of data into training that train and test set। आप मिस नॉट नो, ठीक है, सो जब हमने एल्गोरिथम इंपोर्ट किया उसके बाद वी नीड टू डिवाइड आवर डेटा इनटू ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा। व्हाई आर वी यूजिंग रैंडम हियर? व्हाई रैंडमली इज इंपॉर्टेंट? sklearn, scikit, one and the same thing, मे बी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ पे, बट आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग ओनली। scikit-learn को हम sklearn, जो हमारी लाइब्रेरी है रजत, जिसे हम ml algorithms इंपोर्ट करते हैं पाइथन में, तो दिस इज द नेम ऑफ दैट लाइब्रेरी। आप उसको scikit-learn भी, आप कई जगह scikit-learn लिखा मिलेगा आपको, कई जगह sklearn लिखा मिलेगा, सो दे बोथ आर द सेम थिंग। पाइथन लाइब्रेरी टू इंपोर्ट ml algorithms, ठीक है? नहीं, मैंने पूछा व्हाई शुड वी रैंडमली डिवाइड आवर डेटा, वो तो ठीक है 70-30, बट रैंडमली क्यों? हाँ जी, to choose a variety of data, because maybe चलो initial 4 to 5 rows I'm having categories of red class, ज्यादा dominate red class करती है, then center of the data में मेरी blue class dominate करती है, then end of the day में I'm having yellow class dominating। तो अगर मैंने उसको like index wise की initial 10 as my training data, last 2 as my testing data, तो वो डेटा आपका बायस्ड होने के ज्यादा चांसेस है, सो इस वजह से हम रैंडम सिलेक्ट करते हैं, सो दैट अगर अगर इनिशियल 3 रोज रेड की है, बाकी रोज ब्लू की है, लास्ट की 3 रोज येलो की है, तो आपको मिक्सचर आ जाए आपके डेटा में, आपके पास कुछ रोज रेड की आ गई, कुछ येलो की आ गई, कुछ ब्लू की आ गई, सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। इट्स नॉट कि एक ही तरह का डेटा आपके पास ट्रेनिंग में है, बिकॉज अगर वो एक ही तरह, अगर मैं आपको एक ही चीज बार बार पढ़ाती रहूंगी तो समथिंग न्यू यू विल फेल। तो इसी वजह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा लेते हैं, इसलिए हम रैंडमली डिवाइड करते हैं, सो दैट अगर मेरी टेस्टिंग डेटा में उनमें से किसी से भी सिमिलर कुछ भी आता है, देन माय मॉडल इज एबल टू परफॉर्म। सो दैट इज व्हाई देयर इज ऑलवेज अ आएंगी कनिष्का उसको भी, विल डू दैट थिंग एज वेल। ठीक है, so we divide our data randomly so that equal distribution या different kind of data behaviors are given into the training data and are also taken for testing as well। हाँ जी, वैरायटी ऑफ डेटा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, पहले आ गई आपकी क्लास ए, फिर आ गई, फिर से आ गई क्लास ए, फिर से क्लास ए, लेकिन और लास्ट में लीजिए क्लास सी एंड देन क्लास डी, आपके पास 4 डेटा पॉइंट है।
हमने बाय इंडेक्स किया तो इनिशियल 3 क्लासेस में तो ए डोमिनेट किया ना, डी का इंस्टेंसेस तो कहीं था ही नहीं। अगर मैं सेंटर से भी ले लेती हूँ देन ए सी डी, लेट्स अज्यूम दिस इज एग्जांपल एफ हियर, अगर यहाँ पे कुछ एच है तो अगर रैंडम लेते कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, कुछ यहाँ से लेंगे, तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डेटा का, विच कैन नॉट बी टेकन। अगर हम इंडेक्स वाइज डेटा पिक करेंगे तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स वाइज नहीं हो पाएगा। सो रैंडम डेटा इज इम्पोर्टेंट सो दैट डिफरेंट जितनी भी वेरिएशन है, एंड इट्स नॉट 100% की अगर मल्टीपल वैरायटी है तो रैंडमली कैप्चर हो जाएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि कैप्चर हो जाती है, कुछ लेफ्ट आउट नहीं रहता विच इज अनसीन फॉर द एल्गोरिथम, और जो सीधा उसने टेस्ट डेटा में देखा। बट इट कैन हैपन कि ट्रेनिंग में उसने कुछ ऐसा डेटा नहीं देखा रैंडम के बाद, रैंडम सिलेक्शन के बाद भी, विच इट सॉ फर्स्ट टाइम इन द टेस्टिंग डेटा, दैट थिंग कैन हैपन। ठीक है जब okay, then after that we divide our data onto the basis of X train, Y train using this train and test। जो मेरा ट्रेनिंग डेटा होगा that will be X train, Y train, और जो टेस्ट होगा that will be into X test and Y test। एंड हम प्रिडिक्शन किस इसी से बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग कि हम प्रिडिक्शन X टेस्ट पे क्यों करते हैं, Y टेस्ट पे क्यों नहीं करते। इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मेरा X ट्रेन है ये, दिस इज X ट्रेन, इसको यूज करके हमने क्या, दिस इज इंडिपेंडेंट फीचर, इसको यूज करके हमने किसकी प्रेडिक्शन की, वाई की, जब हमने मॉडल को ट्रेन किया, राइट। दिस इज फॉर ट्रेनिंग की, जब ये सब इंस्टांसेस इकट्ठे आए तो दिस वाज द आउटपुट। लेकिन टेस्टिंग के केस में लेट्स अज्यूम आई एम राइटिंग द स्मॉल एक्स नाउ, दिस इज माय टेस्टिंग डेटा, तो आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हम इस पे क्यों प्रेडिक्शन करते हैं, हम जो डॉट प्रेडिक्ट करेंगे ना वी डू दिस ऑन स्मॉल एक्स, इस पे क्यों करते हैं, व्हाई डोंट वी डू ऑन दिस वाई टेस्ट, बिकॉज हमने जब ट्रेनिंग पे इसको लेके इसकी प्रेडिक्शन की तो टेस्टिंग में भी तो वही करेंगे ना, इसको लेके हम इसकी प्रेडिक्शन करेंगे वाई की, एंड मेरे पास ये ऑलरेडी होगा एंड मेरे पास कुछ अलग से वाई की प्रेडिक्शन भी होंगी, सो आई कैन कंपेयर कि जहाँ पे व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू एंड व्हाट वाज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो हमेशा जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे विल डू ऑन द एक्स टेस्ट नॉट ऑन द वाई टेस्ट। क्लियर? स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। So is this thing clear? Why do we make prediction on the X test, not on Y test? Because जैसे अभी हमने देखा KNN में एज थी और क्या था, शुगर लेवल, इन दोनों का यूज करके तो हमने बताया डायबिटीज है या नहीं है, 1 या 0। हमारे मॉडल ने इसको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया और प्रिडिक्शन की डायबिटीज है या नहीं है। लेट्स अज्यूम दिस इज ट्रेनिंग डेटा। अब जो हमारे पास नया कोई इंस्टेंस आया टेस्टिंग का तो उसमें भी तो हम यही इंफॉर्मेशन देंगे, और इन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो मॉडल जिसने ट्रेनिंग किया, मॉडल जिसको ट्रेन हुआ, उसी ट्रेनिंग के बेसिस पे तो हम प्रेडिक्शन निकालेंगे ना कि अब इस टाइम ऐसे स्मॉल एज की वैल्यू स्मॉल ए है, शुगर लेवल की स्मॉल एस है, तो इसके बेसिस पे व्हाट विल बी द डायबिटीज, 0 या 1। जब ट्रेनिंग हमने ऐसे किया है कि यूजिंग दिस फीचर दिस वाज द टारगेट, तो टेस्टिंग में भी तो हम यूजिंग दिस फीचर व्हाट विल बी द टारगेट, करेक्ट। सो एक्स टेस्ट पे हम प्रिडिक्शन करेंगे एंड विल कंपेयर दैट प्रिडिक्शन विद दिस एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 100% एक्यूरेसी हुई, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है तो फेल हो गया। सो वी कीप वाई टेस्ट विद अस सो दैट वी कैन चेक आवर मॉडल, बिकॉज एग्जैक्ट प्रिडिक्शन में तो अगर फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे तो फ्यूचर में तो वाई टेस्ट हमारे पास होगा नहीं, तो इसलिए हम पहले मॉडल को वाई टेस्ट पे चेक करते हैं कि अगर मेरा वाई टेस्ट पे इतना अच्छा सिनेरियो था, अच्छे से इसने प्रेडिक्शन किया, ट्रेनिंग पे भी अच्छे से प्रेडिक्शन किया, देन लाइकली सेम प्रेडिक्शन सेम काइंड ऑफ एक्यूरेसी विल बी गिवन फॉर द फ्यूचर जहाँ पे हमारे पास टारगेट नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया लाइक व्हाट आई ट्राई टू से? ओके, देन हमने मॉडल पे प्रेडिक्शन की, टेस्ट की, एंड देन विल कंपेयर द रिजल्ट व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू। हम देखेंगे कि मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया, ओवरफिट तो नहीं हुआ, अंडरफिट तो नहीं हुआ, या बायस थी या नहीं थी, एंड देन वी
लुक फॉर द परफॉर्मेंस मेट्रिसेस, जो क्लासिफिकेशन के अलग मेट्रिसेस होते हैं, इवैल्यूएशन के अलग मेट्रिसेस होते हैं। तो हम इंडिविजुअल मेट्रिसेस कैलकुलेट करेंगे कि क्लासिफिकेशन के केस में मॉडल कितना अच्छा है, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मॉडल कितना अच्छा है। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप्स विच वी फॉलो एंड टू एंड इन ऑर्डर टू मेक अ मॉडल एंड टू एंड, कि अगर डेटा आया और एंड तक आप क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीज फॉलो करोगे in order to see the result. Clear? Any questions or any confusion into the steps of model creation? हाँ जी, बाकी सभी बताइए, सबको क्लियर है या डाउट है? ठीक है, सो एक काम करते हैं, अब कुछ आई शेयर दिस फाइल विद यू, तो नेक्स्ट क्लास में विल सी इवैल्यूएशन मैट्रिसेस, जो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर की है फाइल वो, एंड विल स्टार्ट वर्किंग विद आवर केएनएन कोडिंग पार्ट। ठीक है, अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, देन वी कैन डिस्कस इट। 10th वाला पॉइंट, ओवरफिटिंग कैसे चेक करते हैं? दिस इज कि ओवरफिटिंग कैसे पता चलेगी कि ओवरफिट हुआ या नहीं हुआ? अगर ट्रेनिंग पे भी अच्छी है, ट्रेनिंग पे अच्छी एक्यूरेसी है, तो एक्यूरेसी कैसे कंपेयर करेंगे? हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? मैंने एक्स ट्रेन लिया, इसके बेसिस पे मैंने वाई ट्रेन की प्रिडिक्शन की, राइट? कुछ एक्यूरेसी परसेंटेज आएगा। सिमिलरली मैंने एक्स टेस्ट लिया, इसके बेसिस पे प्रिडिक्शन की, तो प्रिडिक्शन, क्योंकि प्रिडिक्शन तो हम इन्हीं के ऊपर करेंगे ना, इसलिए मैंने लिखा है चेकिंग द प्रिडिक्शन रिजल्ट्स फॉर बोथ। जो इनका रिजल्ट आएगा वो तो वाई टेस्ट के इक्विवेलेंट होगा ना, इसका वाई टेस्ट के इक्विवेलेंट होगा, इसका वाई ट्रेन के इक्विवेलेंट होगा। तो प्रिडिक्शन रिजल्ट चेक करना मतलब वाई ट्रेन की एक्यूरेसी और वाई टेस्ट की एक्यूरेसी विद द एक्चुअल डेटा, कि जो प्रिडिक्शन की है और जो मेरे पास एक्चुअल डेटा था, इनमें कितना क्या सही है, कितना क्या गलत है। एंड वो प्रिडिक्शन ये प्रिडिक्शन किसका यूज करके आएगी? यूजिंग दिस एक्स ट्रेन, इसी को यूज करके तो हम प्रिडिक्शन करेंगे। एक्स टेस्ट के लिए प्रिडिक्शन जो करेंगे वो किससे आएगी? एक्स टेस्ट का यूज करके तो प्रिडिक्शन आएगी। अगर एक्यूरेसीज बहुत ज्यादा वेरी करेंगी, देन ओवरफिटिंग है या अंडरफिटिंग है? यस, x and y, x data is generally you will find x as your independent, मतलब फीचर्स, जैसे शुगर और एज ऑफ पर्सन फीचर था, जो इंफॉर्मेशन यूज करके आप प्रिडिक्ट करोगे उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फीचर्स। और जो हमें प्रिडिक्शन करना होता है वो डिपेंड, जैसे अभी एक सेकेंड में, लेट मी टेक दैट एग्जांपल अगेन, 2 मिनट और बस। सी यहाँ पे इनको बोलेगा हम इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्या एज आपकी डायबिटीज पे डिपेंड करती है? नो। क्या शुगर लेवल इज इंडिपेंडेंट? लाइक विदाउट 0 and 1 शुगर लेवल स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट वैल्यू है? आएंगे निष्कर्ष, एक सेकेंड, उस पर क्वेश्चन है पहले। एज is standalone value, is it dependent on diabetes or no? sugar level, is it dependent on diabetes or no? sugar level कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो इसलिए ये हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनको हम बोलते हैं फीचर्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन एंड द सेम थिंग। और क्योंकि जो डायबिटीज है, ये कैसे पता चला? अगर आपको किसी पर्सन की एज नहीं पता, किसी पर्सन का शुगर लेवल नहीं पता, आप बता सकते हो कि शुगर है या नहीं है? नहीं बता सकते ना, बिकॉज इसको बताने के लिए वी नीड दीज टू थिंग्स। तो इसको बोलेंगे हम डिपेंडेंट, क्योंकि ये स्टैंड अलोन नहीं बता सकते, इसको बताने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी आई को टेल कि डायबिटीज है या नहीं है। तो ये बन जाएगा टारगेट, या आप इसको बोल सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और ये स्टैंड अलोन एज आप बता सकते हो कि एज कुछ भी हो सकती है पर्सन की, शुगर लेवल हो सकता है, तो दे विल बिकम एज फीचर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है सूरज? सो एक्स विल, सो ये हो गए मेरे एक्स एंड दिस इज माई वाई। सो आपका एज एंड शुगर लेवल इज एक्स एंड डायबिटीज है या नहीं है इज योर वाई। व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ एक्यूरेसी टू से ओवरफिटिंग? तो वैसे अभी निष्कर्ष अभी हम कर नहीं रहे, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है,
let's say आपका ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रहा है 90 और टेस्टिंग एक्यूरेसी आ रहा है 60 और 70, तो देर इज a huge variation. So like it depends कि 5% तक या 10-11 तक maximum, not even 10-11 I would say is overfitting. So in a range of 5 or something you can allow कि चलो ठीक है 19-20 चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए. It again depends upon your data कि how easily you are able to make prediction. It depends all upon that. ठीक है निष्कर्ष. Okay then. So next class में we'll start with the coding part, and we'll also deal with evaluation matrices. ठीक है. So till then also आपकी SQL classes हो गई over? Yeah, still they are going on. Okay, then maybe for next Sunday we can start with like 2.5 hour class, जैसे हमारा पहले होता था. या ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक 2 hours का सेशन था. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड आई विल स्पीक टू दामिनी. क्या समझ नहीं आया निष्कर्ष बताइए. अच्छा सीक्वल, मुझे लगा आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आया. ओके ठीक है, तो आई स्पीक टू दामिनी एंड मे बी फिर हम संडे 2.5 hour का सेशन रखेंगे. सो थैंक यू सो मच आज के लिए. थैंक यू एवरीवन. सो हैव अ गुड नाइट and see you next week. Take care. So, Karan, we are done with our session. Okay, ma'am. Thank you, Karan. Bye. Bye, ma'am. Thank you.